नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। आम आदमी पार्टी के नेता राजीव गोयल ने कहा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 99 कर्मपुरा में आरटीआई के जरिए एक खुलासा हुआ है कि 44 पार्कों की देखभाल में महज 4 माली हैं। माली की कमी की वजह से कर्मपुरा वार्ड 99 के पार्कों की हालत काफी खराब है। यह आरटीआई के माध्यम से बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं आरटीआई के जवाब में निगम के स्कूलों की हालत भी काफ़ी खराब बताई गई है। पहले इस वार्ड में 6 स्कूल हुआ करते थे, लेकिन अब महज 4 स्कूल ही बचे हैं, जिसमें कि उन स्कूलों की हालत भी काफ़ी खराब है। स्कूलों के अंदर कंप्यूटर खराब पड़े हुए हैं। कोई भी इन स्कूलों और पार्कों की सुध लेने वाला नहीं है। पार्कों की हालत की बात करें तो पार्कों में देखभाल के लिए माली नहीं है और पार्कों में जो बेंच लगी है वह भी टूटे फूटे पड़े हुए हैं। पेड़ों में पानी देने वाला कोई नहीं है। ये जानकारी राजीव गोयल ने दी है। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं की। सर आज करीब करीब 1600 स्कूल हैं पूरी दिल्ली भर में निगम के। अगर हमने एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना है तो ये चीज़ें ऊपर से नीचे आती हैं। मैं खाली निगम पार्षद की बात नहीं कर रहा, इनके जोन के डिप्टी चेयरमैन हैं, ये तो जोन के डिप्टी चेयरमैन खुद ही हैं। इनके जोन के चेयरमैन हैं, इनके ऊपर मेयर साहब बैठे हैं, एमसीडी के पूरा भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर है, 18,000 करोड़ रुपए का बजट है, जिसके अंदर पार्कों की पोजीशन मैंने आपको बताई कि क्या चल रही है, बस से बदाल है। वो खुद कह रही हैं कि कुत्ते बहुत घूम रहे हैं, गायें बहुत घूम रही हैं। खुद कह रही हैं कि कूड़े उठाने की गाड़ियां खराब हैं, तो कूड़ा कहां से उठे? कूड़ा नहीं उठ पा रहा, पार्क खराब है। खुद कह रही हैं हमारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं, हम पानी नहीं दे पा रहे, हमारे पास कर्मचारी नहीं है। खुद कह रही हैं कि हमारे अपने अधिकारी अनुचित कार्य कर रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी। खुद कह रही हैं रेहड़ी पटरी बहुत लग रही है, मैं उनका कुछ नहीं कर पा रही। खुद कह रही हैं कि भाई स्कूल के प्रिंसिपल हमें लिख के देने कि जी कंप्यूटर एजुकेशन 0/0 है। इन सारी परिस्थितियों में अगर स्कूल खराब है, पार्क खराब है, 5 साल से रिजल्ट नील है, क्या तो हम बच्चों को लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या हम इस क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं उनको हम पार्कों की व्यवस्था देंगे? ये एक बड़ा सवाल 15 साल 20 साल से 15 साल से तो समझो भाजपा है जी निगम के अंदर। हर बार एक ही चीज कि हाँ जी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पिछली बार इन लोगों ने ये बात कही कि जी नई ऊर्जा नई उड़ान के नाम पे हम नए चेहरे ला रहे हैं। यूथ चेहरा दिया गया वार्ड 99 करमपुरा को, और यूथ चेहरे ने जितनी डेवलपमेंट की वो आरटीआई के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई इल्जामात नहीं है, ये सीधा सीधा मतलब एक एविडेंसेस हैं जो इसको प्रूव करते हैं कि यहाँ पर तो बीजेपी पार्षद पर घोटाले के बड़े आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं और दरअसल एमसीडी के चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आरटीआई के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि जिसमें स्कूल हो या फिर पार्क हो, हालात बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। 6 स्कूलों में से अब 4 स्कूल बचे हैं वार्ड नंबर 99 में। और वहीं लगातार जिस तरीके से विकास के दावे किए जा रहे हैं, उन विकासों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी के पार्षद पर निशाना साधा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो एमसीडी के चुनाव भी नज़दीकी ही हैं, क्या यही माना जाए कि इसी वजह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी के पार्षद पर ये बड़े आरोप लगाए हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जब निगम के चुनाव आए हैं जिस तरीके से, और लगातार कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार 2022 के अंदर निगम के चुनाव में लगभग कह सकते हैं कि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से राजीव गोयल की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक प्रेस वार्ता के द्वारा ये कहा गया कि 99 वार्ड करमपुरा के अंदर जितने भी ये पार्क है उनके अंदर सफाई नहीं हो रही है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि जो पार्कों की जो हालात है वो कहीं ना कहीं बदतर होती नजर आ रही है। और ये उन्होंने खुद अपने ऊपर कैसे कहें अपने द्वारा आरोप नहीं लगाए, बल्कि आरटीआई के द्वारा सारी जांच की है, उसके बाद में ही इस तरीके के आरोप लगाए हैं। मगर जहाँ पर बात करें जो भाजपा की जो निगम पार्षद है 99 वार्ड की करमपुरा की,
वो है सुनीता मिश्रा जी। और मिश्रा जी से जैसे जिस तरीके से हमने बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने मीडिया से ही मिलने के लिए मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं घोटाला जरूर हुआ है। और जिस तरीके से आरटीआई के हवाले से जिस तरीके से कहा गया कि स्कूलों को यानी 6 स्कूल थे करमपुरा के अंदर, उसके अंदर से भी 4 स्कूल रह चुके हैं और जिसके 2 स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। जो जो वहाँ की जनता है या फिर कहीं जो वहाँ के जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कभी ना बच्चों को और परिजनों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बात करें पार्कों की सुविधाओं की, सफाइयों की, वो बिल्कुल बदतर बिल्कुल हो चुकी है। और लगातार कहीं ना कहीं इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है या फिर कहे जो आरटीआई अधिकारी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके के जो आरोप लगाए हैं उससे कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। मगर लगातार जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आरोप भी देखने को मिल रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, न घोटाला न भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी की सरकार की यही तो है पहचान। लगातार यही तो दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। तो ऐसे में जिस तरीके से अब ये जो वार्ड नंबर दिल्ली में वार्ड नंबर 99 का जो मामला सामने आया है, बीजेपी के पार्षद हैं, विकास के दावे कर रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीरें बता रही हैं कि पार्क के हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं, स्कूलों की संख्या में भी कमी आई है, जो स्कूल हैं उनके वार्ड में वो भी सुसज्जित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो बीजेपी वादे या दावे करती है, क्या उसके बिल्कुल उलट तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा लगातार ये कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, मोदी जी विकास के लिए आए हैं और लोग मोदी जी ने बहुत बड़ा विकास किया है। मगर यहाँ पर बात करें छोटे से निगम वार्ड की, जो 99 वार्ड का है यानी करमपुरा का, उसके अंदर जो विकास के दावे हैं वो भी कहीं ना कहीं हवा के अंदर नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो निगम पार्षद है वो भी कहीं ना कहीं भाजपा की है और एक महिला है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो महिला होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इनको सफाई व्यवस्था की सुविधाएं करनी चाहिए थी, स्कूलों के लिए बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए थी, पार्कों की, यानी कि जो इस इलाके के अंदर यानी इस वार्ड के अंदर जितने भी पार्क है, लगभग 44 वार्ड पार्क है, उसके अंदर भी सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि जो पार्कों की देखभाल के लिए जो गार्ड होने चाहिए थे वो भी नहीं है। सिर्फ चार या 2 गार्ड हैं और वो भी ड्यूटी पर नहीं मिले हमें भी बिल्कुल भी। हमने लगातार जो पार्कों की मुआयना किया तो उसके अंदर भी जो हालात थे वो कहीं ना कहीं बेकार थे। और यहाँ तक कि जो पेड़ों के लिए पानी देने के लिए जो सुविधा होनी चाहिए थी, यानी कि जो गार्ड होनी चाहिए तो वो भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं पानी भी किस तरीके से दिया जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं दावा बनता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती है लगातार भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं झूठ के पुलिंदा लेके आ रही है। अब लगातार 15 साल के अंदर निगम के अंदर कुछ कार्य नहीं करे। यहाँ पर इस वार्ड को देखने के बाद में लगता है कि 5 साल जो निगम पार्षद है उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया और जो उनसे पहले जो पार्षद रहे थे शायद उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से जो आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है और आम आदमी पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पर बड़े आरोप लगाए हैं। दरअसल एमसीडी के चुनाव बेहद नज़दीक हैं और ऐसे में अब दिल्ली में एक बार फिर से राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि युवा नेताओं को, युवा पार्षदों को वो उत्तरी दिल्ली में लेकर के आएगी और उसके बाद जिस तरीके से विकास को एक नए आयाम दिए जाएंगे, वो बिल्कुल दावे सारे खोखले नज़र आते रहे। और ऐसे में अब जो हालात हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं, वो चाहे पार्कों का जिक्र करें चाहे स्कूलों का जिक्र करें। यूपी टीईटी की परीक्षा 28 नवंबर 2021 को होनी थी, लेकिन परीक्षा से कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि व्हाट्सएप पर यूपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 का प्रश्न पत्र लीक हो गया है और जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने नवंबर में रद्द हुई उत्तर प्रदेश शिक्षिका पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया था और यूपी टीईटी की नई तारीख 23 जनवरी को तय की गई। बता दें कि यूपी टेट देश की सबसे बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में से एक है और इस साल तकरीबन 21 लाख अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने और 1 महीने के अंदर ही परीक्षा को एक बार फिर से पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के आदेश दिए थे। हालांकि प्रशासनिक कारणों और परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में समय लगने के कारण इसे आयोजित करने में 1 महीने से ज्यादा समय लग गया। तो यूपी टेट के एग्ज़ाम होने थे, जिस तरीके से पेपर
आउट होने का मामला सामने आया था और उसके बाद छात्रों में काफ़ी रोष भी देखने को मिला था। छात्रों के अंदर नाराज़गी दिखी थी और एक बार फिर से आज यूपी टेट के एग्ज़ाम है। 23 जनवरी को ये री एग्ज़ाम की तारीख निर्धारित की गई थी और आज यूपी टेट के एग्ज़ाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहे थे कि जिस तरीके से पेपर में जो गड़बड़ी की गई है, पेपर आउट हुआ था, उसको लेकर के दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनुज तिवारी कानपुर से संवाददाता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अनुज, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश स्टेट का एग्ज़ाम है और ऐसे में री एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे कि जो भी छात्र होंगे उनके आने जाने का पूरा खर्चा वहन सरकार करेगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से छात्रों के लिए? जी बिल्कुल योगेश, देखिए कोरोना काल के बाद लगभग पहली बार उम्मीद जताई गई थी कि जिस तरह से परीक्षाएं शुरू करी गई थी सीईटी की, तो पहली बार परीक्षा जब कोरोना काल के बाद जब शुरू करी थी तो 28 नवंबर को ये तारीख सुनिश्चित करी गई थी। आपको बताते चले परीक्षा लगभग पहली पाली की शुरू हो चुकी थी 28 नवंबर को और 45 मिनट के बाद लोगों को पता चला कि पेपर लीक हुआ है। और जैसे इस बात की जानकारी मिली तो प्रशासनिक तौर से पूरी तरह से जो ये इस तरह की परीक्षा थी वो पूरी तरह से रद्द करा दी गई थी। लेकिन ऐसे में जो बच्चे थे उनको घर पहुंचाना एक बड़ी समस्या थी। तो मैं हमारे साथ इस समय एक परीक्षार्थी भी खड़े हैं, मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूं कि जो 28 नवंबर को परीक्षा लीक हुई थी और जिसके कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ा था और आज फिर से दोबारा उनको परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, तो उस समय में और इस समय में इनको क्या महसूस हो रहा है? मैडम क्या नाम है आपका? हिना। थोड़ा तेज बोलेगा। हिना। मैडम आप 28 नवंबर को भी परीक्षा देने आई थी और आज आप फिर आ रही, क्या लग रहा है आपको, क्या समस्या आई थी उस समय पर? उस टाइम तो बहुत मुश्किल हुई थी, बहुत दूर से आना था, बट अब ये कहो कि हम लोग का पेपर अब कैंसिल नहीं हुआ तो बहुत अच्छा लगा कि इस बार पेपर देने का मौका दिया गया। पेपर देने का आपको पता है कि आपको आने जाने के लिए वो बसों में सुविधाएं भी दी गई, किसकी जानकारी है आपको? जी जी जानकारी है। किस तरह से बसों में यात्रा कर सकते थे आप? एडमिट कार्ड दिखा के आप आ जा सकते हैं। जी देखिए योगेश, जिस तरह से परीक्षार्थी ये बता रहे हैं कि इनको एक एडमिट कार्ड जो इनको इशू किया जाता है, वो एडमिट कार्ड जो भी बस है, जो कि चाहे वो रोडवेज बस हो या लोकल बस हो, क्योंकि परीक्षार्थी रोडवेज बस के माध्यम से उस जिले में तो पहुंच सकता है, लेकिन उस जिले के बाद उसको अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए सिटी बस में भी यही सुविधा उपलब्ध कराई गई थी प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर एक स्थिति और पैदा होती है क्योंकि जिस तरीके से काफी बच्चों के गार्जियंस, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं या उनका भाई होता है, जो भी बड़ा होता है, वो एग्जाम दिलाने जाता है, तो छात्रों के लिए ये व्यवस्था की गई है, बसों में उनका कोई किराया नहीं लगेगा। और तो क्या उनके जो परिजन उनके साथ आते हैं उनसे भी उनके किराए के लिए कोई रियायत दी गई है? दूसरी बात, जिस तरीके से आपने ये भी बात बताई है कि जिले में पहुंचने के बाद जिस तरीके से एग्जाम सेंटर तक जाने में कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, किसी न किसी साधन का सहयोग लेना पड़ता है, तो ऐसे में जानना ये चाहेंगे इन परीक्षार्थियों से, ये भी जानने की कोशिश करिए कि क्या इनके परिजनों में भी कोई रियायत दी गई है उनके लिए? जी बिल्कुल योगेश, मैं बात करेंगे, कोशिश करता हूं कि क्या उनके परिजनों को भी कोई रियायत का ऐसा कुछ सुविधा उपलब्ध कराई गई थी बस के अंदर। मैं बात करना चाहूंगा, मैडम आपको पता है आपका तो आना फ्री था बस में, लेकिन आप परीक्षार्थी, आप अपना एडमिट कार्ड दिखा के आ सकते थे, तो क्या आपके साथ जो परिजन आए हैं या आपके कोई भाई आए हैं या कोई भी आपके रिलेटिव्स आया है, क्या उसको भी सुविधाएं दी गई हैं? नहीं नहीं, उनको सुविधा नहीं है। कोई भी किसी तरह का किराए में रियायत? नहीं नहीं नहीं, कोई रियायत? सिर्फ स्टूडेंट को। सिर्फ स्टूडेंट को ही ये जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है, परीक्षार्थी को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई, बसों में फ्री आना और फ्री जाना। लेकिन उन परीक्षार्थियों के साथ जो आए हुए अभिभावक हैं, उनके साथ ऐसी कोई भी सुविधा मुहैया प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक नहीं करवाई गई है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं योगेश, तो सबसे बड़ी बात है कि पहली बार टीईटी के परीक्षा में इस तरह की सुविधाएं किसी सरकार या किसी प्रशासन ने दी है, वरना इससे पहले तो लोगों को पता तक नहीं चलता था कि उनके सेंटर कहाँ चले गए हैं। क्योंकि देखिए जब एडमिट कार्ड आता है तभी परीक्षार्थी को पता चलता है कि उसका एक्चुअल सेंटर कहाँ पड़ा है। लेकिन हम पिछली बार और कोरोना से पहले की अगर हम बात करें तो सर्वर इतने डाउन
हुआ करते थे कि एडमिट कार्ड एक दिन पहले ही निकल के आता था और बाद में पता चल जाता कि उसको 220 किलोमीटर दूर जाकर के अन्य जिलों में उसको परीक्षा देनी होती थी। लेकिन इस बार जो प्रदेश सरकार की नीति रही है, कहीं ना कहीं परीक्षार्थी इस बात को लेकर के खुश है कि परीक्षा पूरी तरह से निरस्त नहीं करी गई, बस कुछ समय के लिए टाली गई थी। और आज वो दिन है जब परीक्षार्थी अपनी परीक्षा दे करके अपने एक नए भविष्य को और साथ ही साथ देश और प्रदेश के भविष्य को भी उज्जवल करेंगे। योगेश। अनुज, बिल्कुल, अगर एग्जाम को लेकर के पेपर लीक आउट का मामला देखा जाए तो दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं था जब सामने आया था। इसके पहले भी तमाम सारे ऐसे एग्जाम थे जिनके पेपर्स आउट हुए थे। ऐसे में अगर इस बार मुस्तैदी को लेकर के जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ किस तरीके से मुस्तैदी नजर आ रही है? जी योगेश, देखिए जिस तरह से 2021 में परीक्षा शुरू हुई थी और परीक्षा शुरू होने के बाद पहली पाली में लगभग 80% और 70% के जो परीक्षार्थी थे उन्होंने अपने प्रश्न पत्र को पूरा कर लिया था और वो पूरे उम्मीद में थे कि हम इस बार पेपर अच्छा आया है और हम पेपर दे करके कहीं ना कहीं अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। लेकिन अचानक ही एक सूचना है कि पेपर निरस्त कर दिया गया है, अगले कुछ महीनों बाद पेपर होगा। उस दौर की अगर हम बात करते हैं योगेश, तो एसटीएफ को ये काम दिया गया था। इस पर लगभग 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें मेरठ हुआ, बागपत हुआ, क्या नाम प्रयागराज हुआ, कानपुर हुआ और झांसी हुआ और इस तरह की कई जगह पर अलग अलग गिरफ्तारियां करी गई। यहाँ तक कि अगर आपको याद होगा कि उसी समय योगी आदित्यनाथ का एक रैली भी हो रही थी देवरिया में और योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के मंच पे खड़े होकर के साफ साफ अपनी हुंकार भरते हुए कहा था कि जिसका भी हाथ इस पेपर को लीक कराने में हम उसे बख्शेंगे नहीं। रासुका से लेकर के गुंडा एक्ट से लेकर के उसके घर पे बुलडोजर तक चलाने की कार्रवाई हम अपने सरकार के द्वारा करवाएंगे। और यह हाल फिलहाल देखा भी गया, जिस तरह से 30 लोगों की लगातार गिरफ्तारी होती चली गई और उसके बाद कम समय के अंदर रहते रहते दोबारा टीटी की परीक्षा दोबारा शुरू करवाई गई। तो इस बार आपको बताते चले प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद है। परीक्षा जो होंगी, पहली पाली की जो परीक्षा होगी लगभग 10 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच परीक्षार्थी अपने परीक्षा स्थल में जा पाएगा और 9:30 बजे के बाद वो प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, यानी परीक्षा के ठीक आधे घंटे पहले। और 10:30 बजे, क्षमा चाहूंगा 10 बजे तक ये पेपर चलेगा, क्षमा चाहूंगा 12:30 बजे तक ये पेपर चलेगा। जिसके बाद ये दूसरी पाली जो शुरू होगी वो 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगी। और ये जो दोनों ही पालियां हैं जो परीक्षा चलेंगी, ये योगेश वीडियोग्राफी के अंतर्गत चलेगी। जिस समय परीक्षा चल रही होगी उस समय वीडियोग्राफी भी हो रही होगी उस प्रत्येक सेंटर को। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस बार ज्यादा मुस्तैद है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे पूरी निगाह बनाए हुए कि कहीं इस बार भी पिछली बार की तरह ऐसी गलतियां न दोहराने को मिले, जिससे करोड़ का चूना तो एक तरफ लगता ही लगता है प्रदेश सरकार को, लेकिन परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ सामने आता है। योगेश, बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तिवारी हमारे साथ जिस तरीके से जुड़े हुए थे कानपुर से। उन्होंने बताया कि और छात्रों से बात भी की कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, छात्रों को किस तरीके से किसी परेशानी या समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि छात्रों के आने जाने का पूरा खर्च जो किराया है वो प्रदेश सरकार वहन करेगी। उनकी जानकारी को लेकर के भी छात्रों ने कहा कि पूरी जानकारी है और उन्हें बस में आने जाने की फ्री सुविधा मुहैया कराई गई है। तो जिस तरीके से लगातार दरअसल ये पहला मामला नहीं आया था जब यूपी टेट का एग्ज़ाम या यूपी टेट का पेपर लीक आउट हुआ था। इसके पहले भी तमाम सारे ऐसे कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके पेपर आउट का मामला सामने आया था, लेकिन इस बार प्रशासन अब चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है। अब की बार उत्तर प्रदेश में राम राज्य की तैयारी। इस वेबसाइट और ऐप का लोकार्पण शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के हाथों किया गया। इस मौके पर माधव भंडारी, संतोष गुप्ता सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इस कैंपेन को लॉन्च करते हुए कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और 2017 में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से यूपी की दौड़ शुरू हुई, उसी विकास और सुरक्षित माहौल के मद्देनजर अब की बार उत्तर प्रदेश में राम राज्य की तैयारी कैंपेन की शुरुआत की गई है ताकि यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस कैंपेन को शुरू करने के लिए संतोष कुमार गुप्ता और उनकी टीम को बधाई। अब की बार उत्तर प्रदेश में राम राज्य के तैयारी कैंपेन के संयोजक संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि 500 से अधिक कार्यकर्ता अलग अलग देशों से भाजपा का प्रचार करने उत्तर प्रदेश आने वाले हैं और इस कैंपेन का हेडक्वार्टर जो बनाया गया है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया गया है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से यूपी में राम राज्य की तैयारी कैंपेन को लॉन्च किया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और सबसे बड़ी बात ये कही गई कि अलग अलग देशों से 500 ऐसे लोग हैं कम से कम जो एनआरआई हैं, वो उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और भाजपा के प्रचार प्रसार का कमान संभालेंगे, जिसके बाद ताकि लोगों के मन में ये विश्वास जगाया जा सके कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई राम राज्य ला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी बिल्कुल सही कहना है योगेश। और इसकी तैयारी भी देखिए कि यूपी की तैयारी महाराष्ट्र से की जा रही है, जहां पर महाविकास आघाड़ी सरकार लगातार हमलावर है। वहीं से यूपी चुनाव को जिताने की कह सकते हैं कि हुंकार भरी जा रही है। ऐप के उद्घाटन में जिम्मेदार नेता वहां पहुंचे हुए थे। उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जो लोग आएंगे वो यूपी के लोगों को या अपने लोगों को बता पाएंगे कि हाँ, इससे पहले क्या था और अब क्या है। जिस तरीके से रावण राज्य खत्म हुआ है, राम राज्य की शुरुआत हुई है, ऐसे में अगर एक बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में और आती है तो वहां पर राम राज्य की स्थापना होगी। इस तरीके की कैंपेन की शुरुआत की गई है। देखना होगा कि कैंपेन की शुरुआत कब और कहां से शुरू की जाती है, लेकिन इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया गया है। जी मुरारी, जरूर, लेकिन जिस तरीके से राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़े बड़े दावे कर रही है। और आपने जिस तरीके से बिल्कुल ठीक बात कही कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, लेकिन मुहिम महाराष्ट्र से पूरी रणनीति जो तैयार की जा रही है ऐप के जरिए, क्योंकि सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है इस चुनाव में, और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अगर भाग ले रही है कोई तो भारतीय जनता पार्टी ही मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही है और आगे बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से जो 500 एनआरआई आएंगे बाहर अलग अलग देशों से, वो क्या उत्तर प्रदेश के संगठन की तरफ से आएंगे या महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस ऐप का लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र बीजेपी इसका पूरा जिम्मेदारी, इसकी पूरी कमान संभालेगी? जी बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है कि ये महाराष्ट्र के जो उत्तर भारतीय बीजेपी नेता हैं उनकी तरफ से एक कह सकते हैं कि सारी तैयारियां की गई है। वो चाहते हैं कि हमारे साथ साथ या मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाले जो उत्तर भारतीय हैं वो अपने गांव और समाज के प्रति सही मैसेज पहुंचा सके। अगर वो गांव नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस सोशल मीडिया से जो ऐप बनाया गया है उससे जरिए वो वहां तक अपने संदेश को भेज सके। अब ऐसे में महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं की ये रणनीति उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या रंग लाएगी ये तो कह पाना जल्दबाजी है, लेकिन कोई तैयारी या कोई कोर कसर बीजेपी की तरफ से उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। जी मुरारी, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से चुनाव उत्तर प्रदेश में है, तैयारी महाराष्ट्र से है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या विकास को नहीं देखा 5 सालों में? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, अगर सरकार ने विकास किया है तो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के बासिंदे, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग ये बखूबी जानते होंगे कि क्या विकास हुआ है, क्या नहीं विकास हुआ है। महाराष्ट्र के नेता क्या बता पाएंगे इसमें कि क्या विकास हुआ है, क्या एनआरआई उसमें क्या बता पाएंगे क्या क्या विकास हुआ है? क्योंकि एनआरआई तो अगर विदेशों में रह रहा है तो वो तो अपने देश के हालातों को भी मुझे लगता है कि नहीं ठीक से समझ पाते होंगे। तो ऐसे में अपने गली गांव कूचों की क्या हाल वो समझ पा रहे होंगे, क्या विकास हुआ है क्या नहीं? देखिए उनको यहाँ लाने का मकसद यही है कि वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ के कार्यों से, यहाँ के विकास कार्यों से प्रेरित हुए हैं। यहाँ के जो काम हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो कह सकते हैं, या फिर जिस तरीके से कैराना का पलायन का मुद्दा इस समय फिर चुनाव में तूल पकड़ा हुआ है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भुनाने के लिए वो कि एनआई का इन लोगों का सहारा लिए हैं। अब ऐसे में उन लोगों का आना और किस तरीके का कैंपेन करना और उसमें क्या मैसेज जाएगा ये देखना होगा। जी मुरारी, क्या आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि राम मंदिर का जिक्र किया, कैराना में पलायन का जिक्र किया, हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश में जोर शोर से मुद्दे उठ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए एक बार फिर से आने वाले चुनाव में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सारे मुद्दे ताक पर रखे रह जाएंगे और मुद्दे एक बार फिर से वही हिंदुत्व, पलायन, ये सारे मामले एक बार सामने आएंगे
और इसी वजह से इन्हीं सारी चीज़ों का फ़ायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी बाहर के नेताओं का या कहें विदेश के कार्यकर्ताओं में, जो बीजेपी के कार्यकर्ता विदेशों में बैठे हैं, उनका सहारा ले रही है। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर इस तरीके के चुनाव, अगर इस तरीके के कैंपेन किए जाते हैं, तो उसमें इन लोगों को बुलाया जाता है। रहा विकास का मुद्दा, तो इन दिनों अगर एक सप्ताह से डालें, तो विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। किसी भी टीवी चैनल डिबेट पर आप देखिए, सिर्फ कैराना से लेकर के हिंदुत्व का मुद्दा, समाजवादी से लेकर के बीजेपी का मुद्दा, जबकि आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब ऐसे में आम जनमानस कितनी समझदारी दिखाता है और कैसा अपना नेता चुनता है, यह इंतजार करना होगा। जी मुरारी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि ये कैंपेन की जो शुरुआत की गई है, कैंपेन में क्या कुछ मुद्दे अहम रखे गए हैं, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो महाराष्ट्र के नेता हैं, वो किस तरीके से इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? पहले अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बड़े पैमाने पर यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। इस ऐप के जरिए एक कोशिश की जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश के कामकाज हैं उसे जो है इस ऐप के जरिए दिखाया जाए। 5 साल का जो सरकार का लेखा जोखा है, सरकार ने जो 5 सालों में काम किया है, इन सारी चीजों को इस ऐप के जरिए अपने उत्तर भारतीयों के पास रखा जाए और उन्हें इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश पहुंचकर मतदान करने के लिए, अपने सहयोगियों से मतदान कराने के लिए और कह सकते हैं कि बीजेपी के कैंपेन के लिए इस ऐप के जरिए अपना संदेश देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, चलिए मुरारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश में एक बार सरकार फिर से बनती है तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से राम राज्य आएगा, और ये पूरी तैयारी महाराष्ट्र से की जा रही है। राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।